अस्सलामुअलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोग पढ़ रहे थे, उस दिन मैंने कहा था कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के पीछे पड़े हुए थे हम लोग। इसकी जान नहीं छोड़ेंगे हम। अभी बाद में ये दोबारा भी आएगा, बार बार आएगा। तो फिलहाल हम इसको, पहले हमने इसको एक्सेलरेशन के पर्सपेक्टिव से देखा, और फिर मैंने कल जब पीरियड खत्म होने लगा था तो मैंने आपके सामने इसको उस सर की आवाज आ रही है? नहीं। सॉरी बेटा, वो बीच में कनेक्शन टूट गया था। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उसके बारे में कल मैंने ये बात कही थी। जो बातें मैंने कही कि फर्ज करें कि यहां ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ट्रेवल कर रहा है विद सम वेलोसिटी यू। आप इसको एक अपोजिंग फोर्स लगाते हैं, ये स्टॉपिंग फोर्स है, ब्रेकिंग फोर्स है, और उसकी वजह से ये बॉडी थोड़ा फासला तय करके यहां रुक गई है, और फाइनल स्पीड इसकी जीरो है। इसका जो ये डिस्टेंस है, ये स्टॉपिंग डिस्टेंस कहलाता है, और इसका जो ये टाइम है, ये स्टॉपिंग टाइम कहलाता है। और जो डिसलरेशन प्रोड्यूस हुई है, वो डिसलरेशन ही है, जाहिर है। और इस सारे चक्कर में क्या क्या बातें आप कर सकते हैं, किन किन चीजों का हवाला दे सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर स्टॉपिंग फोर्स ज्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिसलरेशन ज्यादा होगी। अगर स्टॉपिंग फोर्स ज्यादा होगा तो ये डिसलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। अच्छा, अब आपको होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। इसमें फाइनल स्पीड को जीरो कर दें तो ये हो गया, और टाइम किसके बराबर है, माइनस यू ओवर ए के। इसका मतलब अगर स्टॉपिंग फोर्स ज्यादा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिसलरेशन ज्यादा है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिसलरेशन ज्यादा है तो स्टॉपिंग टाइम कम है। ठीक है कि नहीं? अदरवाइज अगर स्टॉपिंग टाइम ज्यादा हो तो डिसलरेशन की वैल्यू कम होगी, और डिसलरेशन की वैल्यू कम होगी तो स्टॉपिंग फोर्स कम होगा। ये बात होगी। और ये इक्वेशन भी आप इसमें लिंक कर सकते हैं। इनिशियल, इसमें फाइनल स्पीड को जीरो कर दें तो ये माइनस यू हो गया, स्टॉपिंग डिस्टेंस माइनस यू स्क्वेयर ओवर टू ए के बराबर है। इससे आप दो चीजें कंक्लूड कर सकते हैं कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिसलरेशन, और स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल स्पीड। और आप इसी में एक इक्वेशन और ला सकते हैं, और वो है लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन अगेंस्ट स्टॉपिंग फोर्स। ये इक्वेशन भी आप कोट कर सकते हैं। ये सारी कल मैंने कही थी तो लेक्चर हमारा खत्म हो गया था, टाइम अप हो गया था। मैंने ये बातें सारी स्टॉपिंग के कॉन्टेक्स्ट में कही। अब मैंने एक बात आपसे ये कहनी थी, सबसे पहली बात स्टॉपिंग के कॉन्सेप्ट से मैंने ये कहनी थी कि बेटा आप मुझे बताएं, मुझसे किसी बच्चे ने ये बात पूछी थी, उसने मुझसे क्विज क्वेश्चन पूछा था कि वो लड़का अमेरिका में विलियम्स कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन जब वो वापस आया तो उसने मुझसे आके पूछा कि सर आप बता सकते हैं कि 1900 से लेकर 2000 तक सबसे ज्यादा ह्यूमन कैजुअलिटीज किस वजह से हुई हैं? तो मुझे नहीं पता था, मैंने वर्ल्ड वार वन टू का गैस लगाया, किसी बीमारी का नाम लिया, सारा कुछ। उसने कहा नहीं, किसी भी चीज से नहीं, ना वर्ल्ड वार वन, ना वर्ल्ड वार टू, ना ईरान ईरान इराक वार, ना इराक वार, या किसी और वार में इतने लोग नहीं मरे, किसी जलजले से इतने लोग नहीं मरे जितने सिंपल कार एक्सीडेंट से लोग मरे। और उसकी वजह क्या है कि जब आप गाड़ी को ब्रेक लगती है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी होता है। और मैंने आपको ये बात पहले भी बताई हुई है कि अगर एक गाड़ी 10 मीटर पर
आई एम सॉरी, ये बीच में बार बार कनेक्शन टूट रहा है। यानी जब डिस्टेंस 10 इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है और गाड़ी ब्रेक लगाए तो डिस्टेंस डी पे रुकती है, 20 मीटर पर सेकंड पर आए ब्रेक लगाए तो 40 पे रुकती, 4D पे रुकेगी, 4 गुना, और 30 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो 9D पर। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, उसमें ना वो दिखाते हैं कि एक दो गाड़ियां जा रही हैं, एक 60 किलोमीटर पर आवर से जा रही है और एक 65 किलोमीटर पर आवर से जा रही है, और उनके सामने एक आ जाता है ट्रक और वो दोनों इकट्ठी ब्रेक लगाती हैं। और फिर देखें क्या होता है, इसके पास सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड एक्स्ट्रा है। और ये जरा वीडियो आप देखें, मैं आपके सामने इसको पेश करता हूं। And both drivers first react, and then a moment later they brake, and things start to get interesting. Down here, the difference is extraordinary. In the last 5 metres of braking, you wipe off half your speed. So this car is still doing 32 k's when it hits. This one also hits, but only at 5 k's. So no matter how good a driver you are, 5 k's difference up there makes 27 k's difference down here. ये देखें, And ये then यहाँ से दोबारा इस वीडियो को देखें। both drivers first react, अब वो and then उनको हदायत देगा a moment later कि वो एक 60 पे जाए, एक 65 both पे drivers जाए, first react, और उसके and बाद वो then ब्रेक 65. लगाएंगे। एक यहाँ से A sudden change in 60, the other एक at मिनट में दोबारा 65. One travelling at 60, the other at 65. A sudden change in the road ahead, and both drivers first react, and then a moment later they brake, and things start to get interesting. Down here, the difference is extraordinary. In the last 5 metres of braking, you wipe off half your speed. So this car is still doing 32 k's when it hits. This one also hits, but only at 5 k's. So no matter how good a driver you are, 5 k's difference up there makes 27 k's difference down here. जी, आपको नजर आया ये कि नहीं बेटा, कि एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर जा रही थी, एक 65 पे, सामने ट्रक आया तो 65 वाली को बड़ा डैमेज हुआ और ये जाकर बमुश्किल यहां रुक गई। कोई मसला तो नहीं है इसमें? जी सर अच्छा, अब आप ये चीज देखें, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि वाई अ फील्डर ड्रॉज his बेटा ये बार बार ना आज नेटवर्क वो टूट रहा है, मेरा ख्याल है मैं इसको ना अपने फोन पे से ही चला देता हूं। अब अगर बेटा नेटवर्क ब्रेक हुआ ना तो मैं अपना फोन मैंने ऑन कर लिया, मैं उससे फिर इसको चला दूंगा। Why a fielder draws his hands in backward direction as he catches the ball? ये क्वेश्चन है बेटा। अब इसमें ये चीज देखें, मैं आपके सामने फिर एक चीज प्रेजेंट करता हूं। ये देखें आप, टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ बॉल विद द हैंड ज्यादा हो जाता है तो फोर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी टाइम पे। जी नहीं, वो आपने जो पूछे रेफरेंस किसका देना है, आपने स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस का मोमेंटम रेफरेंस देना है। ये देखें, ये ठीक है बंदा है आपके सामने,
ये देखें, मैंने इसकी वीडियो अभी पॉज की है, मैं आपके सामने चलाता हूं। ये देखें, ये बस यही चीज मैं दिखाना चाह रहा था। दोबारा देखें आप कि जब वो कैच करता है वो अपने हाथों को पीछे खींचता है। जब वो कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे खींचता है। कैसे, जरा ये देखें। ये बस ये बात है जो मैंने बतानी थी आपको कि, और क्वेश्चन ये है कि व्हाई अ फील्डर ड्रॉज हिज हैंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन एज ही कैचेस द बॉल। जी, आपने इसका देखें जो जवाब देना है ना, उसमें पूछे एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। ही इंक्रीजेस द स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग डिस्टेंस को वो बढ़ाता है। फिर क्या होता है, ही इंक्रीजेस द स्टॉपिंग टाइम। दोनों को बढ़ाने से क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलरेशन डिक्रीजेस। ये लिखते वक्त अगर आपने इस इक्वेशन का हवाला दिया तो बड़ा टॉप का हवाला होगा। जिस तरह आपको पता ना, वकील जब अदालत में बहस करते हैं तो वो जब किसी कानून का रेफरेंस देकर लाते हैं ना बात को, तो उनकी बात में बड़ा वजन आ जाता है, बड़ी पावरफुल हो जाती है। इसी तरह से जब कोई आलिम तकरीर करते हुए अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए कुरान की आयत का हवाला देता है तो वो बड़ी पावरफुल उसकी आर्गुमेंट बन जाती है। इसी तरीके से ये 3 सेंटेंस लिखकर अगर आपने ये इक्वेशन लिख दी ना, साथ इसका हवाला दे दिया, ये इसका भी और इसका भी, तो एग्जामिनर की आंखों में आंसू आ जाएंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ डिसेलरेशन डिक्रीजेस, he has to apply smaller force to stop the ball. He has to apply smaller force to stop the ball. Consequently, ball applies lesser force on his hand. Consequently, ball applies smaller force on his hands and he feels comfortable. अगर वो स्टॉपिंग डिस्टेंस ना बढ़ाए तो बाज का, तो आपको पता है कि प्लेयर्स जब ऐसे चलती बॉल के रास्ते में हाथ देते हैं तो बाज का तो उनकी उंगलियां भी टूट जाती हैं। कंफर्टेबल अब कंफर्टेबल, हाँ कंफर्टेबल, ठीक है ना। ही फील्स कंफर्टेबल, ये इसका जवाब है। अब देखें यही जवाब और बहुत सारी बातों का है। पूछें किस तरह, देखें, why we wear seat belt while driving, why we wear seat belt। सर आप 1 मिनट ये पिछला पेज दिखा सकते हैं? ठीक है, ठीक है सर। why we wear seat belt while driving, ठीक है ना। why steering wheel of a car is fitted with air balloon which instantly fills upon impact। आपको पता ना, एक्सीडेंट हो तो बंदे और स्टीयरिंग व्हील के दरमियान एक बैलून आ जाता है, एयर कुशन आ जाता है जो भर जाता है, which instantly fills upon impact। why we are less injured while falling if we land in water or sand, ठीक है ना, or on trees
आपको पता है कि वो मूवी में दिखाते हैं हीरो को किसी जहाज से फेंक दिया जाता है नीचे, तो वो नीचे जब गिरने लगता है तो वो एक बहुत बड़े दरख्त के ऊपर गिरता है और उसकी टहनियों से टकराता टकराता नीचे गिर जाता है। उससे क्या होता है, वो उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है। इस तरह से उसको टहनियां रोकना शुरू कर देती हैं। तो इस तरह से why we are less injured while falling if we land in water or sand or trees। और उसके बाद why the front of a vehicle is designed to crumple during an accident। why front of a vehicle is designed to crumple during an accident। the front of a vehicle by crumpling itself increases the stopping distance for the rear of the vehicle। ये इस तरह why तो front इसलिए of a इंजन बैक साइड पे vehicle। होता है ना, जी सर इसलिए इंजन बैक साइड पे होता है। सर ये समझ नहीं आया, ये इंक्रीजिंग स्टॉपिंग डिस्टेंस वाली बात समझ नहीं आई कि कैसे गाड़ी जब क्रैश होती है। अच्छा जी, मैं दोबारा आपने क्वेश्चन दोबारा दोहराएं, आपने क्या क्वेश्चन किया? सर के स्टॉपिंग डिस्टेंस कैसे कम होता है, समझा दें कि अच्छा, जब सिंपल सी गाड़ी लॉजिक, क्रैश होती है। सादी सी बात है बेटा। मुझे बताओ कि अगर फर्ज करो ये एक गाड़ी है, ये 2000 kg की है, इसकी इनिशियल स्पीड बेटा 20 मीटर पर सेकेंड है। इसने ब्रेक मारी, ये रुक गया और ये हो गया, और इसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस था बेटा वो 10 मीटर, ठीक है कि नहीं है? मुझे बताओ इसकी डिसलरेशन किसके बराबर है? जीरो स्क्वेयर माइनस 20 स्क्वेयर ओवर 2 तो ये कितना बनता है, कितना है? बेटा मैंने, आई एम सॉरी, ये बार बार कट रहा था, अब मैंने अपने फोन से कनेक्ट कर लिया। आज को 5-6 दफा कटा है। अच्छा ये देखिए एक्सेलरेशन ये होगी, तो यार F इज इक्वल टू एम ए लगाओ तो कितना ब्रेकिंग फोर्स चाहिए? 2000 ज़रबे 20, तो ये कितना बनता है? 40,000 न्यूटन। इतना लगता है, ठीक। ये मुझे बताओ यहां तक समझ आया कि नहीं आया? जी सर, यहाँ आगे। और इसका स्टॉपिंग टाइम कितना है? एक सेकंड में तुमने रोका ऐसे। और एक बात याद रखना, 40,000 सेकंड, 40,000 न्यूटन बड़ी फोर्स होती है। फर्ज करो कि तुम इसी गाड़ी को ज्यादा लंबे फासले में रोकते हो और इसको रोकते हो तकरीबन 20 मीटर्स में। स्टॉपिंग डिस्टेंस तुमने बढ़ा दिया, तुमने ब्रेक लगाई आहिस्ता आहिस्ता। अब मुझे बताओ कि अब इसके अंदर जो डिसलरेशन प्रोड्यूस हुई है वो कितनी हुई? ये कितना बन गया जनाब? -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो डिसलरेशन का मैग्नीट्यूड अब तुमने कम कर दिया, डिसलरेशन का मैग्नीट्यूड अब कम कर दिया। नतीजतन तुम्हें रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए? MA वाला फार्मूला लगा रहा हूं। देखो कहा 40,000 न्यूटन रोकने के लिए चाहिए थे, कहा 20,000 न्यूटन लगाओ। जब 20,000 न्यूटन इस तरफ से लगाओगे तो बॉडी ज्यादा फासला तय करके रुकेगी और रुकने में टाइम भी ज्यादा लेगी। तो इसका मतलब है अगर तुम किसी चीज को ऐसे फौरन रोक दो, यानी उसको बिल्कुल जरा सा छोटे डिस्टेंस में छोटे टाइम में, यानी फौरन रोको और फासला भी कम हो, तो बेटा उस पर बहुत बड़ा फोर्स लगता है। ये देखो 0
20 माइनस 10, अब स्टॉपिंग टाइम भी 2 सेकेंड तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना का कम फोर्स लगेगा, जी और जितना बिल्कुल, छोटा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा। जी बिल्कुल। और फिर इसके तुम इम्पैक्ट्स देखो, इसके असरात क्या होते हैं। अगर तुम क्रिकेट खेलते हो, तुमने देखा होगा कि अमूमन फील्डर जब कैच करता है तो कैच करके अपने हाथ को पीछे खींचता है। जब वो अपने हाथ को यूं पीछे खींचता है तो वो स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ा रहा होता है, स्टॉपिंग टाइम बढ़ा रहा होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिसलरेशन को कम कर रहा होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिसलरेशन को जब कम करता है तो उसे कम फोर्स लगानी पड़ती है बॉल को रोकने के लिए। नतीजतन बॉल भी उसके हाथ पे कम फोर्स लगाता है और उसको सही कंफर्टेबल सही होता है। लेकिन सही। बात क्या देखा है कि फील्डर फर्ज करो, बैट्समैन ने बहुत जोर की बॉल शॉट मारी, को बंदा चलती बॉल के रास्ते में हाथ दे और उसको वहीं रोकने की कोशिश करे और बॉल से उसका हाथ सिर्फ आधा इंच ही पीछा जाए, तो बेटा उसमें स्टॉपिंग डिस्टेंस बहुत कम होता है, स्टॉपिंग टाइम भी कम होता है। उसको बहुत ज्यादा फोर्स बॉल को लगानी पड़ती है रोकने के लिए, बॉल जवाब में उसके हाथ पे बहुत बड़ी फोर्स लगाती है और ये कोशिश उसकी उंगली भी तोड़ सकती है। और तुमने ऐसा देखा भी होगा अपनी जिंदगी में, ठीक है। अब फर्ज करो, बास का तुमने देखा होगा कुछ बच्चे ऊपर से घर की छत से छलांग लगाते हैं तो उनकी हड्डी टूट जाती है। अमूमन आपने देखा होगा, ये फर्ज करो कि घर का छत है, ऊपर है, यहाँ पर रेत पड़ी हुई है, रेत आपको पता है ना, बास का वो ट्रॉली वाले रेत फेंक के चले जाते हैं। अब यहां से एक लड़के ने छलांग लगाई रेत में, तो आपको पता है रेत में हम धनस जाते हैं अंदर, रेत में हमारे पैर अंदर तक जाते हैं और हम वहां जाकर इसमें गिर गए रेत में। रेत वो वाली जो भुरभुरी है, जिस जो बहुत सख्त नहीं होगी, नरम सी रेत है, अभी लाकर किसी ने डाली है। तो उस रेत में क्या होता है, रेत अंदर तक नीचे धनस कर आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस बढ़ाती है, स्टॉपिंग टाइम बढ़ाती है। नतीजतन मैग्नीट्यूड ऑफ डिसलरेशन कम होता है और रेत आप पर कम फोर्स लगाती है। आप भी रेत पर कम फोर्स लगाते हैं तो जख्मी नहीं होते। लेकिन खुदा ना खास्ता, फर्ज करो ये छत है घर की, यहां से किसी लड़के ने छलांग लगा दी है, ठीक है कि नहीं है, और वो अब यहां से वो रुक नहीं रहा, ये उसका एक्सेलरेटिंग का टाइम है, जो ही उसने टच किया वो वहां रुका है। तो जो ये सीमेंट का फर्श है, सीमेंट का फर्श मैक्सिमम नीचे होता है 0.5 मिलीमीटर, होता है नीचे, आपको नजर नहीं आता लेकिन वो नीचे होता है सीमेंट का फर्श। वो 0.5 मिलीमीटर नीचे हुआ तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना था, बहुत कम, स्टॉपिंग टाइम कितना था, बहुत कम। नतीजतन डिसलरेशन क्या है, बहुत ज्यादा थी और जो उस बच्चों पे फोर्स लगा वो बहुत ज्यादा था और वो जख्मी हो जाते हैं और उनकी वो हड्डी टूट जाती। एक दफा ये बीकन हाउस, अपना बीकन हाउस नहीं है इधर, जो आपने देखा है जो जहां से आप एंटर होते हैं, ऊपर जो कमरा नहीं, ऊपर वाली जो क्लास है, वो जो रूम नंबर क्या बनता है, 3 बनता है मेरा ख्याल है, वहां की खिड़की से नीचे सामने फर्श पे 2 लड़कों ने छलांग लगाई थी। बड़े वो मतलब चलो अब कहना नहीं चाहिए, मतलब उन्होंने बस शर्त लगाई आपस में, तो उनमें से एक का इंतकाल भी हो गया, एक हमारा स्टूडेंट फ्रांस में फोत भी हो गया उनमें से एक। तो मुझे उनके नाम भी, एक दोनों के मेरे ख्याल नाम भी मुझे याद है। उन्होंने छलांग लगाई नीचे और यहाँ एक ने अपनी हड्डी यहां से तोड़वा ली, पता नहीं क्या उनको शौक चढ़ा जनाब। और वो अब जब नीचे गिर रहा था तो उस वक्त वो एक्सेलरेट कर रहा था, जब फर्श को टकराया तो ये सख्त फर्श है, जब आप बहुत जोर से फर्श को आगे लगते हैं तो फर्श भी नीचे होता है। कितना नीचे होता है पता नहीं, शायद 0.5 मिलीमीटर या इवन 0.2 मिलीमीटर होता है जरूर नीचे। ये उस बंदे का स्टॉपिंग डिस्टेंस है और स्टॉपिंग टाइम भी साथ ही होगा मिली सेकेंड्स में। नतीजतन एक ह्यूज डिसलरेशन ऊपर की तरफ प्रोड्यूस होती है, एक ह्यूज फोर्स उस बच्चे पर लगता है और वह जख्मी हो जाता है, उसकी हड्डी टूट जाती है। अगर इस फर्श की जगह नीचे रेत होती तो वो उसके पैर रेत में धंस जाते, रेत के अंदर उसके पैर चलो चले जाते 4 सेंटीमीटर तक। तो 0.5 मिलीमीटर से 4 सेंटीमीटर का फर्क भी बड़ा फर्क होता है, हड्डी टूटने से बच जाती है। या नीचे So ये फर्स्ट फ्लोर कीचड़ होता, कीचड़ मिट्टी होती, उसके अंदर उसके पैर चले जाते तो उससे उससे फर्क पड़ जाता है। इसी तरह से अगर आप खुदा न खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट होना लगा है, आप ब्रेक लगाएं, आपको कोई मार्जिन मिल जाए, आगे कुशन मिल जाए और आप रुकते वक्त आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस थोड़ा बढ़ जाए, स्टॉपिंग टाइम बढ़ जाए, तो गाड़ी को इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर गाड़ी इंस्टेंटली, if it is brought to rest instantly in a very small distance, a huge big deceleration occurs and a big force acts on the car, and this can destroy the shape of the car. I hope आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम समझ आ गया है कि नहीं? आ गया सर, थैंक यू। तो तुम जी लोग सर। जब भी इस तरह के तुम्हारे से क्वेश्चंस पूछे जाएं, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएं
कि why a fielder draws his hand in the backward direction, why the front of a vehicle is designed to crumple during an accident, why we wear seat belt, why the steering wheel of the car is fitted with an air balloon which instantly fills upon impact, why we are less injured if we fall on sand or water compared to सीमेंट। तो तुम हमेशा स्टॉपिंग डिस्टेंस, स्टॉपिंग टाइम, मैग्नीट्यूड ऑफ डिसलरेशन और स्टॉपिंग फोर्स का रेफरेंस दोगे, और इनका रेफरेंस दे के लिखोगे तो जितने उसके मार्क्स होंगे क्वेश्चन के पूरे तुम्हें मिल जाएंगे। बेटा ये जो स्टॉपिंग का टॉपिक है ना, ये कैम्ब्रिज स्वाय इसके वो ये वाला टॉपिक, इस चीज के अलावा कैम्ब्रिज इसको बहुत ज्यादा इज्जत नहीं देती, हालांकि इस टॉपिक को बहुत ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए क्योंकि इस का तल्लक एक्सीडेंट से है, और चूंकि ये प्रैक्टिकल फिजिक्स है तो ये पढ़ानी चाहिए। एडेक्सल इसको बहुत इज्जत देता है इस टॉपिक को, और इस टॉपिक पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस उन्होंने पुट किए हैं, हमेशा पुट करते हैं हर 2-3 साल बाद। तो जितनी इस टॉपिक की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कैम्ब्रिज इसे इतनी रिस्पेक्ट देता नहीं इस टॉपिक को। मैंने फिर इसलिए मजबूरन कल पिछली क्लास में, और अभी 30 मिनट्स में से खत्म कर रहा हूं ताकि मैं आगे जाऊं, मैं इस पे ज्यादा टाइम रुक नहीं सकता। आगे चलते हैं जनाब। बेटा हम अब शुरू करने लगे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब हमारा टॉपिक शुरू होने लगा है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सर हमने फर्स्ट किया था या डायरेक्ट सेकंड से शुरू किया था? क्या सर हमने फर्स्ट लॉ किया था या डायरेक्ट सेकंड से? हमने डायरेक्ट स्टार्ट न्यूटन सेकंड लॉ से किया था, फिर न्यूटन सेकंड लॉ में हमने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू ma, और फिर हमने कहा था कि एक्सेलरेशन 0 है तो F भी 0 है। ये कहकर हम न्यूटन फर्स्ट लॉ पे चले गए थे, और हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ को न्यूटन सेकंड लॉ का एक केस करके डिक्लेयर किया था, और फिर हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ की प्रॉपर्टीज बताई थी कि वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, वो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम भी है, और उसको स्टेट भी किया था। और फिर उसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया था कि चलती बस से उतरना नहीं चाहिए, और फिर मैंने उसमें यह भी बताया था कि गाड़ी एकदम जर्क से स्टार्ट हो तो आपको एकदम पीछे की तरफ झटका लगता है, वो उस तरह की बातें की थी उसमें हमने, याद है कि नहीं? जी सर याद आ गया। हाँ, और फिर उसमें एक रेफरेंस वो भी दिया था, मूवी का रेफरेंस भी दिया था कि वो कॉमेट तक जाने में बीच में पेट्रोल खर्च नहीं हुआ था, और मैंने कहा था कि अगर जिस तरह वो इंटरस्टेलर में उड़ते हैं, प्लेनेट अर्थ से बाहर निकलने के बाद वो एक कांस्टेंट स्पीड से 8 साल तक सैटर्न की तरफ उड़ते हैं, तो ड्यूरिंग 8 इयर्स वो पेट्रोल खर्च नहीं करते। तो टू मूव एट अ कांस्टेंट स्पीड यू डोंट नीड अ पेट्रोल। और याद है मैंने वो हवाला दिया था कि CD70 मोटरसाइकिल को एक बंदे ने कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाया तो वो तकरीबन उसने 1 लीटर में 40 किलोमीटर नहीं किए थे, 140 किलोमीटर किए थे, अगर आपको याद हो। सर याद आ गया। और साथ ही कहा था कि हाईवे पे जाकर पेट्रोल कंजम्पशन जो है वो बेहतर हो जाती है, और इसलिए बेहतर हो जाती है कि जब तुम हाईवे पे गाड़ी चलाते हो तो कांस्टेंट स्पीड से चलाते हो। याद है कि नहीं याद है? हाँ ठीक है सर, याद है सर, याद एक्सेलरेट नहीं होती तो इसलिए हाँ। और अगर तुम गाड़ी लेके राजा बाजार जाओ, बार बार ब्रेकें लगाओ, बार बार स्पीडें दो, तो पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है। अच्छा बेटा ये बातें वो हैं जो कैम्ब्रिज में ज्यादा पूछी नहीं जाती, मगर मैं ये समझता हूं कि जब आप बंदा न्यूटन्स लॉ पढ़ा रहा हो तो वो उनको लाजमी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करे, जरूरी। तो इसलिए मैंने न्यूटन्स लॉज के मामले में मैंने थोड़ा आपको डिटेल में पढ़ाया है, जितना कैम्ब्रिज की रिक्वायरमेंट थी उससे मैंने थोड़ा कदम बाहर निकाले हैं ज्यादा, क्योंकि मुझे मेरा अपना जाती ख्याल ये कि ये बातें जब तक आप बताएं ना क्लास में, इन टॉपिक्स का हक अदा नहीं होता। अब अगर आप खुद सोचें, स्टॉपिंग को, ब्रेकिंग को अगर बंदा टीचर डिस्कस ना करे तो कितनी गलत बात, उसको डिस्कस करना चाहिए, उसे स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस और डिसलरेशन और ये सारे का रेफरेंस लाजमी देना चाहिए बच्चे को, ताकि आपको जिंदगी में प्रैक्टिकली आइडिया हो कि आपने चीजों को रोकना कैसे है। और अगर कहीं शौकिया छलांग लगानी है तो किस चीज पे छलांग लगानी है, एयर बैग पे छलांग लगानी है, एयर कुशन पे छलांग लगानी है, किसी सख्त जमीन पे छलांग नहीं लगानी, अपने आप को जख्मी नहीं करना। आए जी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को डायरेक्टली नहीं स्टार्ट करूंगा, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। सर एक क्वेश्चन पूछना है। जी मैं बताऊं, पूछें। सर ये S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U स्क्वायर जो है, इसमें S स्टॉपिंग डिस्टेंस है और U इनिशियल वेलोसिटी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। सर लेकिन अगर स्पीड ज्यादा है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तो फिर कम होता है, तो ये डायरेक्टली नहीं मेरी बेटी ज्यादा होता, तो अगर 10 मैंने आपने अभी बताया। नहीं मैंने कहा, ये देखो
मैंने कहा कि अगर स्पीड 10 पे जा रही है और ब्रेक लगाती है और डिस्टेंस डी ट्रेवल करके रुक जाती है, तो 20 पे जाके ब्रेक लगाओगी तो 4D पे रुकोगी, और 30 मीटर पर सेकंड से जा रही हो तो 9D पे रुकोगी। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आज जो मैंने तुम्हें वीडियो दिखाई है उसमें वो अगर तुम देखो तो उसमें वो एक बंदा 60 किलोमीटर पर आवर पर था, एक 65 पर था, सामने उनके ट्रक लाया गया, वो सारी स्लो मोशन में वीडियो चली है। तो देखा था 60 किलोमीटर वाले ने जाकर ट्रक को सिर्फ टच किया था, और जो 65 पे जा रहा था वो जाके जोर से लगा, उसकी गाड़ी डिस्ट्रॉय हो गई थी। स्टॉपिंग डिस्टेंस बेटा बढ़ जाता है। ठीक है, समझ आ गया सर सर। अगले वाला पेज देखना, स्क्रीनशॉट लेना है। जी ये सारा सर ये वाला अगले वाला ऊपर वाला जो पार्ट था सर, वो दो बच्चों ने कहाँ से छलांग मारी थी, कौन से फ्लोर से? ऊपर वाला पार्ट सर, फर्स्ट या सेकंड? यार ये जो हम जहाँ से ए लेवल डिपार्टमेंट में एंटर नहीं होते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, इसके ऊपर जो कमरा नहीं है, रूम नंबर 3। यस सर, फर्स्ट फ्लोर ना? हाँ, फर्स्ट फ्लोर का जो रूम नंबर 3 है उसकी खिड़की खुली हुई है ना, पता नहीं किस बात पर उन्हें शर्त लगाई। ये वाकया है 2007 या 8 का वाकया है। ऊपर से छलांग लगाई और सीधी नीचे, तुम्हें पता है कितनी सख्त वो फर्श है उसका, उस पे हड्डी तोड़वा ली उन्होंने। ऊपर वाला पार्ट सर, अगर टक एंड रोल करते तो बच जाते। ऊपर कर दे, ऊपर। अगर वो क्या कह रहे हो दोबारा बोलो, रोल करते तो बच जाते सर यस सर, क्योंकि अच्छा, अब ये जो तुम बात कर रहे हो ना, ये भी रोलिंग में भी स्टॉपिंग डिस्टेंस ही बढ़ा रहे हो, ठीक है? अगर वो मतलब आप किसी भी मैकेनिज्म के जरिए गिरें और अपने स्टॉपिंग डिस्टेंस और स्टॉपिंग टाइम को किसी भी तरीके से इंक्रीज कर दें तो आप जख्मी नहीं होंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, आप इंस्टेंटली रुकते हैं स्टॉप छोटे डिस्टेंस पे और छोटे टाइम में, तो फिर आप पर बहुत बड़ा फोर्स लगेगा और आप जख्मी हो जाएंगे। अब आप मुझे वैसे खुद फ्रैंकली स्पीकिंग बताएं, इस चीज को कैम्ब्रिज को रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? इस चीज को कैम्ब्रिज को इस पे ज्यादा क्वेश्चंस पुट करने चाहिए थे, जितने क्वेश्चंस कैम्ब्रिज को इस पे पुट करने चाहिए थे कैम्ब्रिज पे पुट नहीं करता, ज्यादती करता है वो बहुत। एडेक्सन वाले ठीक करते हैं, वो स्टॉपिंग को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, उस पर काफी क्वेश्चंस पुट करते हैं, सीट बेल्ट के हवाले से, स्टीयरिंग व्हील के हवाले से, उन्होंने हमेशा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पुट किए हैं। जी अच्छा जी, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा मैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट नहीं करूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पहले क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ये प्लेनेट अर्थ, अब ये डायग्राम ड्रॉन टू द स्केल नहीं है, ठीक है ना, इसलिए डोंट माइंड, ये प्लेनेट अर्थ है। ये उसके ऊपर एक टेबल पड़ा हुआ है। आप कहें सर इतना बड़ा टेबल कौन सा हो सकता है जो कॉन्टिनेंट से भी बड़ा हो? ये सिर्फ समझाने के लिए बनाया। ये इसमें एक ब्लॉक है, अब ये प्योरली नॉट ड्रॉन टू द स्केल है। अब इस पे इस टेबल पे ये W वेट लगा हुआ है इसका, इस ब्लॉक पे, और वैसे तो इसी लाइन में एक अपवर्ड फोर्स होता है, लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए उसे जरा साइड पे बना रहा हूं, ठीक है ना। W क्या है? वेट ऑफ द ब्लॉक। R क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। W क्या है? वेट ऑफ द ब्लॉक। R क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है ना? ठीक है, वेट क्या है? वेट ऑफ द ब्लॉक। R क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। R और W यूं होते इन लाइन है, होते किस तरह है? इस तरह होते हैं। मैंने सिर्फ समझाने के लिए साइड पे बनाए हैं। अब मेरा पहला क्वेश्चन है कि इज W एंड R एक्शन रिएक्शन पेयर? जी, इज W एंड R एक्शन रिएक्शन पेयर? जी यस सर, एक्शन रिएक्शन पेयर है। अच्छा, कि जितने लोग कहते हैं यस वो टाइप करें, और जितने लोग कहते हैं नो वो टाइप करें जरा। सर सवाल क्या है? सवाल ये कि क्या W और R एक्शन रिएक्शन पेयर है? W है वेट ऑफ द, जितने लोग कहते हैं W एंड R जो है, इज W एंड R एक्शन रिएक्शन पेयर? बेटा बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें बेटा।
देखो ये जो बच्चे आप में से क्लास में बोलते हैं ना, ये अब मेरे माइंड में इनका इंप्रेशन बहुत अच्छा बन गया है। ये सारे इनकी जो पीटीएम है वो मैं अच्छी करूंगा कि भाई ये लोग क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है कि नहीं। क्लास पार्टिसिपेशन किसी भी बच्चे की एक अच्छी चीज होती है। अच्छा, मैं सुन रहा हूं सारों के जवाब, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं यस, कुछ लोग कह रहे हैं नो। जो लोग कह रहे हैं नो, वो क्यों कह रहे हैं नो? हाँ भाई, सर क्योंकि क्यों अर्थ कह के रहे हैं साथ नो? कांटेक्ट में नहीं है। सर वेट जो है वो तो अर्थ लगा रहा है, लेकिन जो टेंशन है वो उसका रिएक्शन नहीं बन रहा। सर टेंशन कहाँ है? वेट ऑफ द ब्लॉक जो है अच्छा यार, टेंशन तो है ही नहीं ना, नॉर्मल सॉरी, कॉन्टेक्ट। टेंशन नहीं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स आई मीन। अच्छा। अच्छा ये देखें, ये दोबारा इस डायग्राम को मैं बनाता हूं। ये टेबल है, ये प्लेनेट अर्थ, ये वो ब्लॉक है। थोड़ा सा उसको ऐसे बना लेता हूं। ये डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है? पुल ऑफ अर्थ ऑन ब्लॉक। इसको मैं कह सकता हूं एक्शन ऑफ अर्थ ऑन ब्लॉक। आपको पता है, अगर प्लेनेट अर्थ हमें खींचती है तो हम भी प्लेनेट अर्थ को खींचते हैं। ये W1 है, पुल ऑफ ब्लॉक ऑन अर्थ, पुल ऑफ ब्लॉक ऑन अर्थ। अब उसके बाद सुने, ब्लॉक करता है इस टेबल को पुश नीचे के, हटो मेरे रास्ते से, आर डैश। जवाब में ये टेबल इसके ऊपर फोर्स लगाता है आर, कि चुप करो, इधर ही रहो। अब आर डैश क्या है? आर डैश है एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल। आर क्या है? रिएक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन रिएक्शन सर आर ऑफ डैश वेट ही तो है ना। ऑन ब्लॉक। अब सर बेटा आर बात आर ये डैश है, तो एक्शन सुने रिएक्शन है। सुने मेरे बेटा, बात सुनो बेटा। ये एक्शन है और ये है जी रिएक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन अर्थ। अब W और W डैश एक्शन रिएक्शन पेयर है, R और R डैश एक्शन रिएक्शन है। W और R एक्शन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं। ये बात है इंपॉर्टेंट, ठीक है। सर लेकिन आर डैश इज कॉज्ड बाय द वेट ना। वो ठीक है, बेशक कॉज बाय द वेट है, मगर इस ब्लॉक ने इस टेबल को पुश किया कि हटो मेरे रास्ते से, मैंने नीचे जाना है। ये आर डैश इस ब्लॉक ने टेबल को पुश किया कि हटो मेरे रास्ते से, मैंने नीचे जाना है, प्लेनेट अर्थ की तरफ जाना है। टेबल ने उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स आर लगाया। चुप करके बैठे रहो इधर ही, खबरदार नीचे जाने की बात सोची तुमने। तो आर और आर डैश एक्शन रिएक्शन पेयर, सर और आर डैश W और कांटेक्ट फोर्स ही है। W1 एक्शन रिएक्शन पेयर है, और W और R एक्शन रिएक्शन नहीं है। ये दोनों एक दूसरे को कैंसल कर रहे हैं, ये दोनों एक बॉडी पे लग रहे हैं। और देखो W और W डैश दोनों ग्रेविटेशनल हैं। एक्शन और रिएक्शन की एक नेचर होती है। अगर एक्शन ग्रेविटेशनल है तो रिएक्शन भी ग्रेविटेशनल है। अगर एक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो रिएक्शन भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होगा। अब मैं आपके सामने न्यूटन थर्ड लॉ को फॉर्मली स्टेट करता हूं, और सुने, मैं इसको बड़ा डिटेल से लिखूंगा। आपने इतना डिटेल से नहीं लिखना, मगर आपकी समझ, ठीक है ना। आपने अगर इसको पेपर में आपसे पूछे कि डिफाइन न्यूटन थर्ड लॉ, आर डैश वो है रिएक्शन फोर्स है। जी, आर डैश इज द एक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट। ब्लॉक ऑन टेबल। आर डैश है एक्शन ऑफ ब्लॉक ऑन टेबल, टेबल पे लग रहा है ये कॉन्टैक्ट फोर्स। फोर्स है कि नाम क्या है इसका?
इसका एक्शन, इसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑन द टेबल बाय द ब्लॉक आर डैश, और आर एट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ द टेबल ऑन द ब्लॉक। ठीक है बेटा, ठीक है कि नहीं? जी सर ठीक है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ, कोई आपसे कहे कि पेपर में कि डिफाइन करें न्यूटन्स थर्ड लॉ। अच्छा बेटा, अभी आपने 1150 पे छोड़, एकदम जाना नहीं है, मैं 1155 पर क्लास खत्म करूंगा। ठीक है, देखें, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, ये तो आपने स्टेट कर दिया, फॉर्मली स्टेट कर दी, मगर अब मैं आपको जो मैं चीज सिखाना चाहता हूं इसके हवाले से, वो क्या है? वो है कि एक्शन एंड रिएक्शन, जी, सबसे पहली बात है आर ऑलवेज इक्वल। फिर क्या है? ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये बातें आप ओ लेवल से जानते होंगे। तीसरी बात क्या है? हैव सेम लाइन ऑफ एक्शन। ये बात भी आपको पता होगी, लेकिन फॉर्मली स्टेट नहीं आपने की होगी। इसका क्या मतलब है कि अगर एक्शन इस तरह है, उसी लाइन में रिएक्शन है। ऐसा नहीं है कि ये एक्शन है और ये रिएक्शन, इस तरह कभी भी नहीं होगा। तीसरी बात क्या है? हैव सेम नेचर। ये बात आपको ओ लेवल से नहीं पता होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक मैग्नेटिक है तो दूसरा भी मैग्नेटिक है। एक अगर टेंशन है, दूसरा भी टेंशन है। एक अगर नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है तो दूसरा भी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जैसा है। एक अगर फर्ज करें वो है नॉर्मल ग्रेविटेशनल है, दूसरा भी ग्रेविटेशनल। नेचर एक है उनकी, सेम नेचर, उसी एक ही टाइप के होते हैं ये। नेवर कैंसल ईच अदर। बेटा, वो एक्शन अपने रिएक्शन को कैंसिल नहीं करता। अगर एक्शन रिएक्शन आपस में एक दूसरे को कैंसिल करना शुरू कर दें तो बेटा फिर तो दुनिया में कोई मोशन ही ना हो। नेवर कैंसिल ईच अदर, नेवर एक्ट ऑन द सेम बॉडी। एक ही बॉडी पर एक्शन और उसी बॉडी पर Cancel उस नहीं होगी। एक्शन का रिएक्शन नहीं होता कभी भी। नेवर cancel कैंसिल नहीं- ईच अदर, नेवर एक्ट क्योंकि ऑन द सेम बॉडी। ये है जी एक्शन एंड रिएक्शन की प्रॉपर्टीज। इनको आपने जहन में रखना है। और एक बात याद रखें कि ओनली दोज फोर्सेस कैंसल ईच अदर विच एक्ट ऑन द सेम बॉडी। जो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं वो एक्शन रिएक्शन पेयर तो बना ही नहीं सकते। ओनली दोज फोर्सेस कैंसल ईच अदर। Only those forces cancel each other which act on the same body. बेटा देखो, मेरा एक दोस्त मुझे खींच के कैंटीन ले जाना चाहता है और मेरा एक दोस्त मुझे खींच कर किसी और तरफ लेके जाना चाहता है, तो वो फोर्सेस कैंसिल करेंगे। यानी देखिए, मैं इस तरह खड़ा हूं, मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि चलो कैंटीन चलते हैं, ठीक है ना, इस तरफ मेरे ऊपर फोर्स लगाता है 100 न्यूटन का। मेरा एक और दोस्त जो है वो कहता है नहीं यार, मुझे इस तरफ कहता है इधर आओ, मुझे मेरे मसले हल करो, मेरे फिजिक्स की प्रॉब्लम हल करो। ये दो फोर्सेस मुझ पे लगे। ये 100 न्यूटन इसने मेरे ऊपर लगाया, ये 100 न्यूटन इसने मेरे ऊपर लगाया। ये 200 न्यूटन आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि ये दोनों मुझ पर एक्ट कर रहे हैं और यही दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कभी कैंसिल नहीं करते। ये देखें, ये एक बंदा बच्चा है, ये यूं खड़ा है स्केटिंग के जूतों पर। ये एक और बंदा है, ये भी स्केटिंग के जूतों पर खड़ा है, ये रस्सी है। इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया 100 न्यूटन का, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया 100 न्यूटन का। ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन है, ये दोनों एक्शन एंड रिएक्शन है, और ये 100 इस 100 को कैंसिल नहीं करेगा। बेटा मेरी न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में गुफ्तगू जो है वो खत्म होती है बेटा। सर वो पेज दिखा दें जिसमें आपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रखे थे एक्शन रिएक्शन पेयर के। जी बेटा मैं दिखा।
बेटा मेरी तरफ से थैंक यू सर। अभी जो है ना न्यूटन्स लॉज ऑफ एंड न्यूटन्स जो है न्यूटन के लॉज आर्जी तौर पर मैंने खत्म कर दिए हैं।